अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है हेमरेज एंड शॉक, चैप्टर नंबर 17 डोगेट। अब ऑब्वियसली इसके साथ और चैप्टर्स भी हैं, लाइक पास्ट पेपर के अंदर पीएच वाला चैप्टर, फ्लूइड थेरेपी वाला, हेमरेज वाला और ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाला। बट हेमरेज वाला जो चैप्टर है इससे एक मेजर चंक आता होता है, चांस है कि इसमें से जो है ना क्वेश्चन आ जाए। सो लेट्स स्टार्ट। तो हेमरेज इज़ डिफाइंड एज एक्यूट लॉस ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम। सो हेमरेज कहाँ से हो सकता है? ऑब्वियसली ब्लड हमारा आर्टरी के अंदर मौजूद है, वेन के अंदर मौजूद है और कैपिलरी के अंदर मौजूद है। सो जो आर्टीरियल हेमरेज होता है इट इज़ ब्राइट रेड इन कलर एंड इट इज़ इमिटेड एज अ स्पर्टिंग जेट। और जो वीनस हेमरेज होता है ये डार्क कलर का होता है और ये इसका जो फ्लो होता है स्टेडली होता है। तो इस वजह से आपने देखा है ना कि हम ज़्यादातर आर्टीरियल पंक्चर इतना नहीं करते होते क्योंकि उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। कैपिलरी जो हेमरेज होता है उसके अंदर भी फ्लैश ब्लड ही होता है, तो ब्राइट रेड एंड हेमरेज इज़ ऑफन रैपिड एंड ऊजिंग सॉर्ट ऑफ। सो इसी तरह हेमरेज फ्रॉम अ वुंड भी हो सकता है। सो लेट्स टॉक विद द टाइप ऑफ हेमरेज। सो हमारे पास सबसे पहले ना आता है प्राइमरी हेमरेज, रिएक्शनरी हेमरेज और सेकेंडरी हेमरेज। समटाइम्स वो पूछ लेते हैं कि सिनेरियो दे देते हैं कि कौन सा टाइप है हेमरेज का, तो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर। सो जो प्राइमरी हेमरेज होता है इट अकर्स एट द टाइम ऑफ इंजरी और ऑपरेशन। जो रिएक्शनरी हेमरेज होता है ये विद इन 24 आवर्स अगर होना, और ये बेसिकली ड्यू टू कोई पोस्ट ऑप कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई है, लाइक स्लिपिंग ऑफ लाइगेचर या लॉस ऑफ आर्टीरियल स्पैम या क्लॉट डिसलॉजमेंट या फिर इंक्रीज इन बीपी इस वजह से हो सकता है। और सेकेंडरी हेमरेज होता है ना ये 7 to 14 डेज़ के बाद होता है। ये याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है हेमरेज के हवाले से। सो उसके अंदर सिनेरियो ये था कि 45 साल का एक है मैन है, उसकी अबव नी एम्पुटेशन हुई हुई है और 7th पोस्ट ऑफ डे पे उसको मैसिव ब्लीडिंग हो रही है, तो क्या सिनेरियो है? सो आपने उसमें डायग्नोस करना था कि सेकेंडरी हेमरेज है। और दूसरा क्वेश्चन ये था उसका कि फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीडिंग। सो अब यहाँ पर लिखा हुआ है अकर्स आफ्टर 7 to 14 डे एंड इज़ ड्यू टू इन्फेक्शन एंड स्लफिंग ऑफ द वेसल वॉल ड्यू टू इन्फेक्शन और प्रेशर नेक्रोसिस। और प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स आर प्रेशर ऑफ अ ड्रेनेज ट्यूब एंड फ्रेगमेंट्स ऑफ। तो अगर आप फैक्टर रिस्पॉन्सिबल में लिखें तो इन्फेक्शन हो सकता है, प्रेशर नेक्रोसिस हो सकता है और स्लफिंग ऑफ द ब्लड वेसल हो सकता है, मलिग्नेंसी भी आप लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें। इसी तरह हेमरेज को हम इस तरह भी क्लासीफाई कर सकते हैं कि एक्सटर्नल हेमरेज भी हो सकता है और इंटरनल हेमरेज भी हो सकता है। एक्सटर्नल जो विजिबल है, इंटरनल जो कि विजिबल नहीं है, ठीक है, स्प्लीन, लिवर, प्रेगनेंसी वगैरह के अंदर। हेमरेज कैन बी क्लासीफाइड ऑन ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट के हवाले से भी यहाँ पर ब्रेन की फॉर एग्जांपल दी हुई है। एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज हो सकता है, एक्स्ट्रा सब ड्यूरल एंड सब एरेक्नॉइड हेमरेज हो सकता है, इंट्रासेरिबेलर हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं हेमरेज के? जो माइनर ब्लड लॉस होता है ना वो एसिम्प्टोमेटिक होता है, लेकिन जो मॉडरेट ब्लड लॉस होता है उसके अंदर फिर आपको टैकीकार्डिया होता है क्योंकि आपका जो परफ्यूजन है वो लो हो रही होती है, जो सर्कुलेटरी वॉल्यूम है वो लो, तो एज अ कंपनसेशन टैकीकार्डिया होता है। तो टैकीकार्डिया हो सकता है, हाइपोटेंशन है, पैलर है, लो यूरिन आउटपुट है, और बॉयल सवेयर हेमरेज कैन कॉन कन्फ्यूजन, ब्रेडिकार्डियन, इरिवर्सिबल शॉक। तो ये आपने कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, इसके बेस के ऊपर हम जो डिफरेंट क्लासेस हैं या फिर डिफरेंट टाइप की हेमरेजेस हैं ना उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं हार्ट रेट की बेस के ऊपर, ब्लड प्रेशर के ऊपर, ठीक है, यूरिन आउटपुट के ऊपर, रिस्पायरेटरी रेट के ऊपर। तो ये 4-5 कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी बेस के ऊपर हम शॉक, आगे हम शॉक पढ़ेंगे तो उसको भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो यहाँ पर आगे एक डब्बा बना होगा, यहाँ पर क्लासेस ऑफ हेमरेज लिखा हुआ है, तो 4 क्लासेस हैं। सो अभी डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर हम जैसे बात कर रहे थे उसके ऊपर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बट जस्ट रिमेंबर कि जब 15% ब्लड लॉस हो जाएगा तो ये क्लास 1 होती है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई आप किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हैं, 1 पॉइंट आपने ब्लड दे दिया है, सो ये क्लास 1 हेमरेज हो सकता है। मतलब हेमरेज तो नहीं होगा, मतलब आप ब्लड लॉस ही एक तरह का। तो क्लास 2 हेमरेज होता है 15 to 30% और 30 to 40% क्लास 3 होता है। ग्रेटर देन 40% अगर लॉस हो जाए तो क्लास 4 कहते हैं। सो क्लास 1 की हम बात कर लेते हैं। सो क्लास 1 के अंदर हमारे पास जो ब्लड वॉल्यूम का लॉस होता है वो 750 ml तक होता है,
ब्लड लॉस की परसेंटेज 15% होती है। पल्स रेट इसमें हमारा 100 से नीचे रहा करता है। बीपी नॉर्मल रहता है। यूरिन आउटपुट ग्रेटर देन 30 ml पर आवर होता है। मेंटल जो स्टेटस होता है स्लाइटली एंशियस होता है। और इनिशियल जो फ्लूइड रिप्लेसमेंट करते हैं वो क्रिस्टलाइट करते हैं। आप रिंगर लैक्टेट दे सकते हैं, नॉर्मल सलीन दे सकते हैं, और ये वार्म हम देते हैं, मतलब वार्म के अंदर देते हैं। इसमें क्लास 2 के अंदर हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 750 to 1500 और 15 to 30% इसके अंदर ब्लड लॉस होता है। पल्स रेट 100 to 120 रह सकता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारा नॉर्मल रहता है। यूरिन आउटपुट 20 to 30 होता है। और मेंटल स्टेटस जो होता है माइल्डली एंशियस हो सकता है, और इसके अंदर भी हम क्रिस्टलाइट देते होते हैं। हाँ, थर्ड क्लास के अंदर हमारे पास 1500 to 2000 हो सकता है, और ml ब्लड लॉस 30 to 40%, पल्स रेट 120 to 140। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अब हमारा डिक्रीज़ होना शुरू, जैसे मैं पहले बात की थी, जब सेवियर हैमरेज, हम सेवियर हैमरेज की तरफ जा रहे हैं तो अब डिक्रीज़ होना शुरू हो गया। यूरिन आउटपुट हमारा 5 to 15 हो गया है, और मेंटल स्टेटस के अंदर हमारे एंशियस और कन्फ्यूजन अब ये मार्क्ड हो गई है। और इनिशियल इसके अंदर अब हमने जो फ्लूइड रिप्लेसमेंट करनी है वो क्रिस्टलॉइड प्लस ब्लड करनी है। अब सवेयर शॉक जो है ना, वो उसके अंदर क्या होता है, क्लास 4 क्या होता है, ब्लड लॉस हमारा ग्रेटर देन 2000 ml है, ग्रेटर देन 40% ब्लड लॉस हो चुका है, पल्स रेट हमारी 140 से ज़्यादा हो चुकी है, और सिस्टोलिक बीपी हमारा ड्रॉप कर गया है, हाइपोटेंशन हो गई है, और यूरिन आउटपुट अब एन्यूरिया है तकरीबन, और मेंटल स्टेटस लेथार्जी, कन्फ्यूजन है, और इनिशियल फ्लूइड डिस्प्लेसमेंट क्रिस्टलॉइड एंड ब्लड है। तो वो समटाइम सवाल करते हैं कि जो सवेयर शॉक है ना, वो किस बेस के ऊपर लिखते हैं, तो आप ये वाली बातें उसमें लिख सकते हैं। और उसके अंदर बस ये आपने ज़रूर लिखना होता है कि ये सारे पॉइंट सेम रहेंगे कि उसके अंदर लैक्टिक एसिडोसिस भी, जब भी शॉक होता है ना तो उसका एक ट्राइड होता है, उसके अंदर हमारे पास एसिडोसिस भी आ रहा होता है, और हाइपोथर्मिया आता है, और एक और पॉइंट भी होता है, बल्कि मैं वो कंफर्म कर देता हूँ, चैप्टर के आखिर के अंदर भी उसने लिखा हुआ है, हाइपोथर्मिया, एसिडोसिस एंड कोएगुलोपैथी होती है, ट्राइड होता है जो है ना। सो इसके अंदर आपने जब भी सवेयर शॉक के पूछे ना कि क्या क्या होगा सवेयर शॉक के अंदर, तो आपने उसमें बताना है कि एसिडोसिस आपके पास होगा, प्रेजेंट होगा, और टेकीकार्डिया होगा, ठीक है, रिस्पायरेटरी रेट आपका ज़्यादा, मतलब ज़्यादा नहीं होगा, उसके अंदर हमारे पास लेबर्ड ब्रीदिंग हो रही होती है, यूरिन आउटपुट बिल्कुल निग्लेजिबल हो जाता है, मेंटल स्टेटस कन्फ्यूजन होती है, और ब्लड लॉस आपका इतना हो सकता है। तो आपने इसको इसके हवाले से लिखना होता है। बस इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है ना, एक तो आप ये परसेंटेजेस याद रख लें, और दूसरा कि फ्लूइड रिप्लेसमेंट असल जो आता है ना कि इतना लॉस हो गया है तो अब इसको हम क्या देंगे। पहले जो 2 क्लासेस उसमें क्रिस्टलाइड देते हैं, और अगली क्लासेस के अंदर क्रिस्टलाइड एंड ब्लड देते हैं। अच्छा, उसके बाद इसने मेजरमेंट्स ऑफ एक्यूट जो ब्लड लॉस है ना, वो उसमें बात के ऊपर इतनी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। सो मैनेजमेंट ऑफ ब्लड लॉस मस्ट बी रिलेटेड टू प्री एग्जिस्टिंग सर्कुलेटरी वॉल्यूम। हमने पहले जो प्री एग्जिस्टिंग सर्कुलेटरी वॉल्यूम है ना वो डिटर्मिन करना था। जो इन्फेंट होता है वो 80 to 85 ml पर kg होता है, और जो अडल्ट के अंदर होता है ना वो मतलब जितना सर्कुलेशन के अंदर आपका वॉल्यूम मौजूद है, ब्लड मौजूद है, 65 to 75 ml पर kg है, या 7% ऑफ योर बॉडी वेट। अगर आप 70% का बंदा है तो आप उसके अंदर 7 जो उसका परसेंट है वो उसका जो होगा ना सर्कुलेटरी वॉल्यूम होगा। अब हम सर्कुलेटरी ब्लड लॉस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसके बेसिक तरीके हैं। तो क्लिनिकल पैरामीटर्स हैं, जैसा कि हमने क्लिनिकल पैरामीटर्स भी डिस्कस किए, ब्लड वॉल्यूम, पल्स, सिस्टोलिक, इस बेस के ऊपर हम कर सकते हैं। ब्लड क्लॉट, अगर एक फिस्ट के साइज़ का ब्लड क्लॉट हो तो रफली 500 ml का लॉस हुआ होता है। फ्रैक्चर्स के अंदर ह्यूमरस अगर फ्रैक्चर हो या टीबिया फ्रैक्चर हो तो 750 ml ब्लड जाता है, क्लास 1 हेमरेज होता है। और अगर फीमर फ्रैक्चर हो जाए तो 1500 ml तक, यानी क्लास 2 हो सकती है। और अगर पेरिटोनियल, रेट्रोपेरिटोनियल हीमाटोमा बन जाए तो इसके अंदर 2000 ml तक जा सकता है, और ये क्लास 3 का हेमरेज बनता है। इसी तरह ब्लड लॉस को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि स्वैब से अगर हमने ऑपरेशन थिएटर के अंदर ब्लड सोक किया तो उसका जो वेट है आफ्टर, और मतलब सैम्पल स्वैब से हम उसको कंपेयर कर सकते हैं कि उसका वेट कितना इंक्रीज़ किया है। या अगर ब्लड सक्शन किया है तो सक्शन से भी दे सकते हैं, ड्रेनेज से जो बॉटल कलेक्शन हम उसमें देख सकते हैं कितना वॉल्यूम है। इसी तरह डिक्रीज़ इन हीमोग्लोबिन, हिमाटोक्रिट एंड CVP, इससे भी हम पता लगा सकते हैं। तो हमारे पास क्लिनिकल पैरामीटर्स आ जाए, ब्लड क्लॉट वगैरह से हम देख सकते हैं। क्लोज फ्रैक्चर की केस के अंदर हम ब्लड लॉस का अंदाज़ा लगा सकते हैं, स्वैब वेइंग कर सकते हैं, डिक्रीज़ इन हीमोग्लोबिन, हेमाटोक्रिट कर सकते हैं।
उसमें बात लिखी हुई है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर डज नॉट इंडिकेट देयर इज ब्लड। जब तक 30% से ज़्यादा आपका ब्लड लॉस हो जाता है ना, फिर बीपी आपका कम होता है। आपने देखा होगा क्लास 3 के अंदर हमारे पास सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो रहा था, उसके अंदर 30 to 40% लॉस हो रहा होता है। सो ट्रीटमेंट ऑफ हेमरेज क्या है? सो आपका हाइपोवॉल्यूमिक शॉक जो होता है ना, जब शॉक में पड़ेंगे उसके अंदर भी ये चीज़ें ना मैटर करती हैं। उसकी ट्रीटमेंट जो है ना, मैनेजमेंट सेम है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक की भी। सो ये आपने अच्छी तरह इसको देख लेना है। सो बेसिकली एक तो जब भी हेमरेज हो रहा है तो आपने एक तो ब्लीडिंग को रोकना है, अरेस्ट ऑफ हेमरेज करना है, और आपने जो सॉरी अरेस्ट ऑफ हेमरेज है और रिप्लेस करना है जो ब्लड लॉस हो रहा है, और इसके साथ आप सेप्सिस को भी कंट्रोल करते हैं। समटाइम्स एक सवाल पूछते होते हैं कि क्लिनिकल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ ब्लीडिंग ये बताएं, तो उसके अंदर आपने ये लिखना होता है कि अरेस्ट ऑफ हेमरेज और कंट्रोल ऑफ सेप्सिस, और इस साथ लिखने रिप्लेस द ब्लड लॉस। तो ये आपने उसके अंदर ना कंट्रोल ऑफ सेप्सिस का पॉइंट ऐड करना होता है। अच्छा, अरेस्ट ऑफ हेमरेज कैसे करेंगे? तो उसने कहा है कि आपने सबसे पहले ना सोर्स ऑफ हेमरेज को आपने रिकग्नाइज करना है। अब क्या क्या सोर्स हो सकते हैं? एक तो फ्लोर के ऊपर ब्लड पड़ा हो सकता है, और जो 4 मेजर कैविटीज़ हैं। चेस्ट कैविटी हो सकती है, एब्डोमेन हो सकता है, पेल्विस हो सकता है, और थाई के अंदर आपने देखना होता है कि ब्लड तो नहीं है। सो एक्सटर्नल ब्लीडिंग जो है ना ऑलवेज ऑब्वियस होती है, और ये 4 साइड्स को हमने देखना होता है। चेस्ट के अंदर आपके पास हीमोथोरेक्स हो सकता है, कार्डियक टेम्पोनार्ड हो सकता है, पेल्विक फ्रैक्चर के अंदर रेट्रोपेरिटोनियल हीमाटोमा हो सकता है। हम जैसे बात की 2000 ml तक का ब्लड लॉस हो सकता है। एब्डोमेन के अंदर हम देख सकते हैं कि उसके अंदर कोई ब्लड लॉस तो नहीं है या कोई कंसील्ड हैमरेज तो नहीं है। उसके लिए हम या तो फास्ट स्कैन करते हैं, या हमने ATLS के अंदर पढ़ा था फोकस असेस्ड सोनोग्राफी फॉर ट्रामा एंड पेरिटोनियल लवाज, ठीक है। सो DPL कर सकते हैं, फास्ट हम कर सकते हैं। जैसे थाई का फ्रैक्चर है, थाई के अंदर फीमर मेजर एक बोन है, उसकी जो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए ना बोन्स के अंदर, तो इसका फ्रैक्चर सबसे ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, मोर देन 1500 ml ऑफ ब्लड इज़ लॉस्ट। सो ये 4 आपकी मेजर कैविटीज़ हैं, चेस्ट, पेल्विस, एब्डोमेन एंड थाई। सो अब आपने अरेस्ट करना कैसे है? या तो आप डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करेंगे, उसको पैक कर सकते हैं, ठीक है, टॉर्निके बांध सकते हैं फॉर एग्जांपल अगर कोई वेसल वगैरह है, और पोजीशनिंग सही कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक्सट्रीमिटीज़ है ना, तो आप उनको एलिवेट कर सकते हैं अगर कोई मसला है, ताकि ग्रेविटी का इफेक्ट ना हो, सही है। सो अगर मतलब कोई लिम्ब वगैरह इफेक्ट है तो आप उसको एलिवेट कर दें। प्रेशर, पैकिंग, पोजीशन, टॉर्निके, एड्रेनालिन सोक्ड गॉज हम यूज़ कर सकते हैं फॉर एग्जांपल एपिस्टेक्सिस वगैरह के केस के अंदर। अगर कोई फ्रैक्चर है हड्डियों का तो बोन वैक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। स्मॉल कोई ब्लीडिंग है तो डायाथर्मी कर सकते हैं। सर्जरी जो हमारा आर्टरी फॉर्सेप होता है उससे हम सर्जिकल लाइगेशन कर सकते हैं, और आजकल थेराप्यूटिक एम्बोलाइजेशन हो सकती है। सो ये इंटरवेंशन रेडियोलॉजी का एक बड़ा अच्छा प्रोसीजर है, जिसके अंदर हम ना एक आर्टिफिशियल एम्बुलेंस क्रिएट कर देते हैं जहाँ से ब्लीडिंग हो रही होती है, और इस तरह हम ब्लीडिंग को स्टॉप कर देते हैं। ब्लीडिंग इनटू एब्डोमिनल कैविटी, लिवर, स्प्लीन एंड मेजेंट्री एंड चेस्ट कैविटी, इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। सो अब हम अरेस्ट कैसे करेंगे? प्रेशर, पैकिंग, पोजीशन, टॉर्निके बांध सकते हैं, हम एड्रेनालिन सो गॉज रख सकते हैं, बोन वैक्स दे सकते हैं, डायाथर्मी है, सर्जिकल लाइगेशन है, थेराप्यूटिक एम्बोलाइजेशन। इसी तरह अगर कोई पेल्विस का मसला है तो पेल्विक बाइंडर्स हम इस्तेमाल किया करते थे। सो ब्लड रिप्लेसमेंट, हम अब सेकंड पॉइंट है कि हमने ब्लड रिप्लेसमेंट करनी है। ब्लड रिप्लेसमेंट हमने सिर्फ क्लास 3 और 4 के अंदर करनी होती है। 1 और 2 के अंदर हम जिस क्रिस्टलाइड्स देते होते हैं। सो इनिशियल जो फ्लूइड थेरेपी होती है वो क्रिस्टलाइड्स ही होती हैं, लाइक वार्म इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन सेट नॉर्मल सेलिन एंड ड्रिंगर लैक्टेट इज यूजफुल फॉर इनिशियल रिससिटेशन। सो इससे हम क्या करते हैं कि इंट्रावेस्कुलर एक्सपेंशन करते हैं, वॉल्यूम एक्सपेंशन करते हैं। सो इनिशियली हम 1 to 2 लीटर्स फॉर अडल्ट्स एंड 20 ml per kg फॉर पीडियाट्रिक पेशेंट्स हम जो है ना वार्म्ड फ्लूइड बॉलस देते हैं। वार्म इसलिए देते हैं क्योंकि अगर हम कोल्ड देंगे ना तो कोएगुलोपैथी का जो रिस्क है वो बढ़ जाता होता है। सो इसलिए हमने कोई इस तरह का रिस्क नहीं लेना होता। तो जब हम थेरेपी दे देते हैं ना तो 3 किस्म का रिस्पांस आ सकता है, या तो रैपिड रिस्पांस होता है, या ट्रांजिएंट रिस्पांस होता है, या फिर हम मिनिमल और नो रिस्पांस होता है। सो रैपिड रिस्पांस है कि आपने फ्लूइड बोलस दिया और पेशेंट जो है ना वो हीमोडायनामिकली स्टेबल हो गया। अब इन पेशेंट्स के अंदर ज़्यादातर ना क्लास 1 2 के जो पेशेंट होते हैं वो रैपिड रिस्पॉन्ड कर जाते होते हैं। इसी तरह जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है कि 15-20 मिनट के लिए तो उसको, या 10-15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए उसने रिस्पॉन्स किया, लेकिन देन क्योंकि ऑनगोइंग कोई ब्लड लॉस था तो उसने फिर जो है ना
और सिम्टम्स शुरू हो गए उसके। तो इसी तरह आपके पास मिनिमल और मोर रिस्पॉन्स है। जब सीवियर वॉल्यूम डिप्लीशन हो जाती है ना, तो आप अगर इनिशियल फ्लूइड थेरेपी या वॉल्यूम एक्सपेंशन कर भी दें तो उसका फ़ायदा नहीं होता। तो इस केस के अंदर इमीडिएट सर्जिकल इंटरवेंशन ज़रूरी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल पम्प फेलियर हो गया, कार्डियक इंजरी है, कार्डियक टैम्पोनार्ड है, या फिर टेंशन न्यूमोथोरैक्स है, जो ऑब्स्ट्रक्टिव जो शॉक होता है ना, ये सारे इसके अंदर आते होते हैं। सो इस केस के अंदर जो है ना सर्जिकल इमीडिएशन करनी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कार्डियक टैम्पोनार्ड है तो वो हम उसकी नीडल से हम करते थे, पैराकार्डियोसेंटेसिस इस तरह का कुछ था आई गेस। सो और इसी तरह टेंशन न्यूमोथोरैक्स है तो हम वो नीडल एस्पिरेशन कर सकते होते हैं, यहाँ पे चेस्ट ट्यूब वगैरह डालते होते हैं। सो ये आपने इस तरह इसको याद रखना है कि रिस्पांस इस तरह का आता है। सो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने जो अरेस्ट किया हेमरेज को और उसके बाद हमने फ्लूइड रिप्लेस किया। जी क्वेश्चन आया हुआ है कि जहाँ पर उसने पूछा था ना सेकेंडरी हेमरेज वाला जो सिनेरियो में आप डिस्कस कर रहा था, उसने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पूछे हुए हैं। तो जो पास पेपर में उसने इस तरह लिखा हुआ है कि फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर एक्सटर्नल हेमरेज उसने रिस्टोर ही किया है। पहले आप आइडेंटिफाई करें, उसे फिर रिससिटेट करें, कंट्रोल ब्लीडिंग बाय डायरेक्ट प्रेशर, एलिवेट एक्सट्रीमिटीज़, लोकेट प्रेशर पॉइंट एंड अप्लाई प्रेशर। तो सिंपल से आपने ये अरेस्ट वाले जो पॉइंट है ना, ये वाले लिखते हैं, प्रेशर, पैकिंग, और उसके बाद आपने रिस्टोरेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम, वो आप सिंपल यही वाली लिख दें, नॉर्मल सेलिन, और अगर क्लास 3 और 4 है तो आपने ब्लड देना है। तो एक इसने पॉइंट एक्स्ट्रा लिखा हुआ है कि डेफिनेटिव मैनेजमेंट। तो उसने ना लिखा हुआ है कि कंट्रोल ऑफ हेमरेज, कंट्रोल ऑफ सेप्सिस, प्रिवेंशन फ्रॉम फर्दर इंजरी एंड नथिंग एल्स। तो मतलब सिंपल ये 2 पॉइंट ही हैं, आप ये लिख लें, वो भी लिखना चाहें तो लिख लें। सो बात वही है कि आपने उसको हेमरेज अरेस्ट करना है और आपने उसका जो फ्लूइड है वो रिप्लेस करना है। अच्छा, और इसके अंदर और कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ, तो हम शॉक हम शुरू कर सकते हैं। तो शॉक को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं, सिंपल सी डेफिनेशन हम इसकी देख लेते हैं शॉक की। सो स्टेट ऑफ लो टिश्यू परफ्यूजन दैट इज़ इनएडिकेट फॉर नॉर्मल सेलुलर रिस्पायरेशन। सो ये बेसिकली जो है ना शॉक कि आप डेफिनेशन सिंपल से लिख दें, वही बात है, इसमें नीचे भी वही लिखी हुई है कि इट एग्जिस्ट्स वन टिश्यू ऑक्सीजन डिलीवरी फेल्स टू मीट द मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट, या द स्टेट इन विच प्रोफाउंड एंड वाइड स्प्रेड रिडक्शन ऑफ इफेक्टिव परफ्यूजन लीड्स फर्स्ट टू रिवर्सिबल एंड देन प्रोलॉन्ग्ड सेलुलर इंजरी, या शॉक कंसिस्ट ऑफ inadequate tissue perfusion marked by decreased delivery of required metabolic substrates and inadequate removal of cellular waste product। तो सिंपल बात है कि लो टिश्यू परफ्यूजन होगी जिसकी वजह से हमारी जो टिश्यू डैमेज होगा और जो सेलुलर रिस्पायरेशन है वो नहीं हो पा रही होती। तो ये आपने खुद ही देखना है। पैथोफिजियोलॉजी को रीड कर ले, मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर 3 चीज़ें हैं। एक तो सेलुलर इस्कीमिया होता है, लोकल इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं, और फ्री रेडिकल डैमेज होता है। सेलुलर इस्कीमिया इस तरह का होता है कि जब आपकी टिश्यू परफ्यूजन कम होती है ना, तो एनारोबिक टू एनारोबिक मेटाबॉलिज्म शिफ्ट हो जाता है और लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सिस्टेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है कि जब भी आपका जो पेशेंट है वो शॉक के अंदर जा रहा है। और इसके साथ साथ जो है ना हाइपर परफ्यूजन के अंदर एटीपी डिमिनिश हो जाता है, और सोडियम पोटेशियम एटीपीएस जो पंप है वो भी आपका जो है वो सही वर्क नहीं कर पा रहा था, और लाइसोसोमल डिसरप्शन शुरू हो जाती है और सेलुलर डैमेज शुरू हो जाता है। इसी तरह जहाँ पर इंजरी हुई होती है वहाँ पर इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स भी प्रोड्यूस होते हैं, और मतलब फॉर एग्जांपल सेप्सिस या सेप्टिक शॉक हुआ हुआ है, या हेमरेजिक शॉक भी हुआ हुआ है, या ट्रॉमा हुआ हुआ है, तो इस वजह से वहाँ पर लोकल मीडिएटर्स प्रोड्यूस होते हैं। स्पेसिफिकली सेप्टिक शॉक इस वजह से क्योंकि वो बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो एंडोटॉक्सिन्स रिलीज़ हो सकते हैं, बैक्टीरियल एंटीजेंस हैं, उनकी वजह से जो है ना आपके पास इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स आते हैं उस जगह पर, और वहाँ पर जो डैमेज होता है वो होता है। और इसके अलावा मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो भी साइटोकाइन्स प्रोड्यूस करते हैं, फॉर एग्जांपल TNF अल्फा और IL इंटरल्यूकिन 1b। सो इंटरल्यूकिन 1b एंड TNF अल्फा वो लोकली प्रोड्यूस होते हैं मैक्रोफेजेस से, और एंडोटॉक्सिन या बैक्टीरियल एंटीजेंस मौजूद होते हैं जिसकी वजह से ये तमाम लोकल इन्फ्लेमेटरी मीडिएशन हो रही होती है। इसी तरह जहाँ पर जब हाइपॉक्सिया होता है ना, सो लोकल इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स तो होते ही होते हैं। तो वहाँ पर उस कंडीशन के अंदर जो नॉर्मल सर्कुलेशन जब मतलब रिस्टोर होती है, सो जहाँ पर इंजरी हुई होती है वहाँ पर फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, लाइक बहुत से सब्सटेंसेस हो सकते हैं, पोटेशियम हो सकती है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जब आपकी परफ्यूजन रिस्टोर होती है तो जो आपका पोटेशियम वगैरह
जमा हो जाता है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर जाता है और उसका डायरेक्ट मायोकार्डियल डिप्रेशन, वेस्कुलर डायलेटेशन और हाइपरटेंशन वगैरह कर सकता है। और जो और फ्री रेडिकल्स जनरेट हुए हैं वो जब सर्कुलेशन के अंदर जाते हैं तो वो मल्टी ऑर्गन डैमेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है, एक्यूट रेनल फेलियर हो सकता है, कार्डियोवैस्कुलर जो डैमेज है वो हो सकता है। तो डिपेंड करता है कितनी देर आपकी हाइपोपरफ्यूजन रही है और जब वो रीपरफ्यूज़ हुआ तो फिर कितना डैमेज हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, लॉट ऑफ फैक्टर्स। तो आपने याद रखना कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी यही है, एक तो सेलुलर इस्कीमिया हुआ और उसकी जैसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ है, लोकल इन्फ्लेमेटरी मीडिएशन हो रही होती है और रीपरफ्यूजन की वजह से फ्री रेडिकल डैमेज भी हो रहा होता है। एक क्वेश्चन यहाँ पर शायद आया हुआ था, हाँ, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इरिवर्सिबल सेल डेथ, ये क्वेश्चन था। आई डोंट नो वो किस पार्ट का हिस्सा था, मैं आपको शायद देख के बता सकता हूँ, बट वो कहीं पर लिखा हुआ था। हाँ जी, मुझे मिल गया। सो उसने पूछा था कि पैरामीटर्स ऑफ सवेयर शॉक बताएं और साथ बताएं कि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इरिवर्सिबल शॉक क्या होते हैं। तो ये हमेशा याद रखिएगा, यहाँ से मुझे याद आ गया, इरिवर्सिबल शॉक के अंदर मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है और दूसरा डेथ हो जाती है। मल्टी ऑर्गन फेलियर के अंदर लंग्स के अंदर ARDS होगा, एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होगा, किडनीज के अंदर एक्यूट रेनल फेलियर हो जाएगा, हार्ट के अंदर कार्डियोवैस्कुलर फेलियर हो जाएगा और कोएगुलेशन और कोएगुलोपैथीज हो जाती होती हैं। सीवियर शॉक का मैंने आपको वहाँ पर बता दिया था कि लैक्टिक एसिडोसिस प्रेजेंट होता है, यूरिन आउटपुट जीरो हो जाता है, कॉन्शियसनेस लेवल भी बिल्कुल कंफ्यूज और कैमाटोस हो जाता है पेशेंट, रिस्पिरेटरी जो रेट होता है वो लेबर होता है और पल्स रेट। इसको हम अभी डीकॉम्पेंसेटेड शॉक पढ़ते हैं ना, तो उसके अंदर भी मैं आपको बताऊँगा। अच्छा, क्लिनिकल इफेक्ट्स ऑफ शॉक क्या होते हैं, यहाँ पर अब उसने वही बात बताई हुई है। नर्वस सिस्टम के अंदर रेस्टलेसनेस, कन्फ्यूजन हो सकती है, रेनल के अंदर आपके पास एन्यूरिया हो सकता है, एक्यूट रेनल फेलियर हो सकता है, रिस्पिरेटरी के अंदर आपके पास वही एक्यूट लंग इंजरी हो सकती है, टिकिपनिया हो सकता है। अच्छा, कार्डियोवैस्कुलर के अंदर आपके पास वही एरिथमियाज हो जाएंगे और कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। रीड करना चाहें तो कर लें। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल है, इसके अंदर एक्यूट इस्कीमिया, हेपेटाइटिस, स्ट्रेस, अल्सरेशन, ये तमाम हो सकता है। ये वो मैंने वो बात बता दी, फेलियर की तरफ ही बात जा रही होती है। अच्छा, अब ना एक और ऐसे क्यों आता है कि सेवेरिटी ऑफ शॉक की बेस के ऊपर आप जो है ना शॉक को क्लासिफाई करें। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये वो क्लासेस से मिलती जुलती है। तो हमारे पास ना दो टाइप्स होती हैं, कंपनसेटेड शॉक होता है और एक डीकम्पनसेटेड शॉक होता है। कंपनसेटेड का मतलब है कि कंपनसेशन हो रही है, ठीक है, जो बॉडी का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है और एंडोक्राइन कंपनसेटेड रिस्पॉन्सेज होते हैं, वो आपका जो एसेंशियल ऑर्गन्स होते हैं ना वो वहाँ तक ब्लड पहुँचा रहे होते हैं, नॉन एसेंशियल ऑर्गन्स तक जो ब्लड है ना वो उसको वहाँ पर रोक देते हैं। अच्छा, एसेंशियल कौन कौन से हैं, ब्रेन है आपका, किडनी है, लंग्स हैं। सो आपके पास तकरीबन तमाम चीज़ें नॉर्मल रहती हैं, बस एक ही होता है कि आपका जो हार्ट रेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, टेकीकार्डिया हो जाता है और कोल्ड पेरिफ्रीज होते हैं, बाकी कोई साइन नहीं आ रहा होता है। फॉर एग्जांपल आपका यूरिन आउटपुट नॉर्मल रहेगा। अच्छा, ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा कि आपने जब डिफ्रेंशिएट करना है, पास पेपर के अंदर बड़ा अच्छा लिखा हुआ है कि डीकॉम्पनसेटेड और कॉम्पनसेटेड के ना कुछ पॉइंट्स होते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट होता है लैक्टिक एसिडोसिस, यूरिन आउटपुट, कॉन्शियसनेस लेवल, रिस्पिरेटरी रेट, पल्स रेट और BP। हमने ये पीछे बातें भी डिस्कस की थी जब क्लासेस को डिस्कस किया था, तो इसमें भी यही फीचर्स हम देखा करते हैं। तो जो कॉम्पनसेटेड शॉक होता है ना उसके अंदर ये तमाम फीचर्स नॉर्मल रहते हैं, बस जो आपका पल्स रेट है ना ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है और जो लैक्टिक एसिडोसिस होता है बिल्कुल स्लाइट होता है। ओके, आपका यूरिन आउटपुट नॉर्मल रह रहा है, आपकी कॉन्शियसनेस लेवल नॉर्मल है, रिस्पिरेटरी रेट नॉर्मल है, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है। अच्छा, डीकॉम्पनसेटेड अब शॉक है कि बॉडी अब कॉम्पनसेशन नहीं कर पा रही, एग्जॉस्ट हो गई है, रेनल, रिस्पिरेटरी और कार्डियोवैस्कुलर इनसफिशिएंसी हो गई है। सो अब इसके अंदर हमारे पास 3 क्लासेस आ जाती हैं, ये भी हम उन्हीं फीचर्स की बेस के ऊपर हम देखते होते हैं। माइल्ड शॉक है, मॉडरेट शॉक है और सवेयर शॉक। सवेयर शॉक का तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि लैक्टिक एसिडोसिस मार्क होता है, यूरिन आउटपुट एन्यूरिया हो जाता है, कॉन्शियसनेस लेवल बिल्कुल कैमाटोज हो जाता है पेशेंट, रिस्पिरेशन आपकी लेबर्ड हो जाती है, पल्स रेट जो है वो बिल्कुल इंक्रीज़ किया होता है और ब्लड प्रेशर आपको सेवियर हाइपोटेंशन हो जाती है। ये क्वेश्चन आता होता है तो इसको अच्छी तरह कीजिएगा। अच्छा, माइल्ड शॉक है, तो माइल्ड शॉक में क्या होगा कि लैक्टिक एसिडोसिस है बट माइल्ड है, बहुत ज़्यादा नहीं है, यूरिन आउटपुट
माइल्डली डिक्रीज़ कर जाता है। कॉन्शियसनेस लेवल अभी है, माइल्ड एंजाइटी हो सकती है, माइल्ड कन्फ्यूजन हो सकती है, रिस्पायरेटरी रेट थोड़ा इंक्रीज़ करता है, पल्स रेट भी इंक्रीज़ कर जाता है थोड़ा सा, और ब्लड प्रेशर आपका भी नॉर्मल रहता है। सही है। अब मॉडरेट शॉक के अंदर क्या होता है कि लैक्टिक एसिडोसिस मजीद एग्जर्बेट कर जाता है, यूरिन आउटपुट मजीद कम हो जाता है, कॉन्शियसनेस लेवल अब ड्राउजी स्टेट हो जाती है, और आपका कॉन्शियसनेस लेवल जो है ना ये माइल्डली अब आप ड्राउजी या माइल्डली कंफ्यूज है, और रिस्पायरेटरी रेट मजीद आपका इंक्रीज़ हो रहा है, और आपका पल्स रेट भी इंक्रीज़ हो रहा है, और अब आपकी जो हाइपरटेंशन है वो माइल्ड हाइपरटेंशन हो गई है। इसी तरह आप सवेयर शॉक के अंदर हमको बताया तो आपने इसको इस तरह डिफ्रेंशिएट करना है। सो कॉम्पनसेटेड शॉक में तमाम चीज़ें नॉर्मल हैं, बस हल्का सा आपने रिस्पायरेटरी रेट ज़्यादा कर देना है। माइल्ड शॉक के अंदर थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपने ना जो है ना डिटेरिएट कर देनी है, बीपी आपने नॉर्मल रखना है। मॉडरेट शॉक के अंदर आपने तमाम चीज़ें डिटेरिएट कर देनी है, और सवेयर शॉक के अंदर फिर एक्सट्रीम्स के ऊपर काम पहुंच जाता है। तो ये आपने इसको देख लेना है, एससीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है हमारे पास थी क्लासिफिकेशन ऑफ शॉक। तो ये क्वेश्चन आता है वो कि शॉक को आप डिफ़ाइन करें और उसकी क्लासिफिकेशन दें। सो इसको हम देख लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ शॉक के अंदर सबसे पहले हमारे पास हाइपोवॉल्यूमिक शॉक आता है। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक किस कंडीशन के अंदर हो सकता है? हेमरेजिक हो सकता है, नॉन हेमरेजिक हो सकता है। कार्डियोजेनिक शॉक है। कार्डियोजेनिक शॉक कब होता है? एरिथमियाज में हो सकता है, इस्कीमिया में हो सकता है, या हार्ट फेलियर में हो सकता है। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के अंदर सेप्टिक शॉक आ जाता है, एनाफाइलेक्टिक शॉक आ जाता है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी आ जाती है, और एंडोक्राइन शॉक भी हो सकता है ना। एंडोक्राइन शॉक होता है एड्रेनल इनसफिशिएंसी के अंदर, या हाइपरथायराइडिज्म के अंदर। या आप लिखना चाहें आगे तो लिख लें कि किसके अंदर क्या होता है, तो ये आपको ज़रा अच्छा इंप्रेशन जाता है। क्योंकि हम इंडिविजुअली अब ये जो शॉक्स हैं इनको देखेंगे और इसके अंदर पढ़ेंगे कि क्या क्या कॉजेज़ होती हैं। और ये इसी तरह क्वेश्चन आता है कि आप शॉक को डिफाइन करें। आपने बता देना है कि लो टिश्यू परफ्यूजन दैट इज़ इनएडिक्वेट फॉर नॉर्मल सेलुलर रिस्पायरेशन, और ये तमाम टाइप्स आपने डिस्कस हमने फिजियोलॉजी में पहले पढ़ी हुई हैं बहरहाल। सो मैंने आपको प्रिंसिपल्स बता दिए थे कि दो बेसिकली प्रिंसिपल्स होते हैं ब्लीडिंग को रोकने के, कंट्रोल ऑफ हैमरेज और कंट्रोल ऑफ सेप्सिस, और रिप्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड्स। आगे हमने इसमें देख लेना है कि हमारा जो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है वो हमने देख लेना। हाँ, एक और क्वेश्चन आता है, पीछे हम पढ़े थे कॉम्पनसेटेड शॉक और ना नॉन कॉम्पनसेटेड शॉक। इसमें उसने पूछा हुआ है कि एक सिनेरियो दिया हुआ है कि 30 साल का एक बंदा है, एमरजेंसी के अंदर आया है, हिस्ट्री ऑफ फॉल 4 hours बैक, ही इज़ वेल ओरिएंटेड, देयर इज़ डिफॉर्मिटी ऑफ राइट अपर लिम्ब, कोल्ड पेरिफेरी, पल्स उसकी 100 है, और बीपी 100/70 है। इट इज़ कॉम्पनसेटेड और नॉट कॉम्पनसेटेड। पल्स 100 है तकरीबन, बीपी उसका नॉर्मल है, कोल्ड पेरिफ्रीज हैं, और डिफॉर्मिटी है। कोल्ड पेरिफ्रीज हमने देखा था कि टेकीकार्डिया होता है, और साथ कोल्ड पेरिफ्रीज होती हैं कॉम्पनसेटेड शॉक के अंदर। सो ये कॉम्पनसेटेड शॉक है, और उसके अंदर उसने पूछा है कि क्या पैरामीटर्स होते हैं। वही पैरामीटर्स हमने लिखने हैं। लैक्टिक एसिडोसिस प्रेजेंट हो सकता है, यूरिन आउटपुट, तमाम चीज़ें नॉर्मल हैं। जस्ट हमने यूरिन आउटपुट भी नॉर्मल है, कॉन्शियसनेस लेवल भी नॉर्मल है, रिस्पायरेटरी रेट भी नॉर्मल है, पल्स थोड़ी इसके अंदर माइल्ड टेकीकार्डिया हुआ है, और ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल है। और उसने इसी तरह पैरामीटर्स पूछे हुए हैं सवेयर शॉक के और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इरिवर्सिबल शॉक के। और मैंने आपको बता दें कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होता है और डेथ हो जाती होती है। और उसने एक दफ़ा पूछा हुआ है कि क्लासिफिकेशन ऑफ शॉक अकॉर्डिंग टू सेवेरिटी, और मैंने आपको बता दिया कॉम्पनसेटेड और डीकॉम्पनसेटेड। अच्छा, बेस्ट इंडिकेटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ शॉक इज़ यूरिन आउटपुट, जस्ट रिमेंबर, इसमें आपने ये हमेशा याद रखना है। अच्छा, चलिए हम अगला हाइपोवॉल्यूमिक शॉक कर लेते हैं। सो इनमें ये सबसे ज़्यादा मेजर है और इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी आता होता है। एक बात याद रखिएगा, एनी शॉक ड्यू टू हेमरेज इज़ मेनली हाइपोवॉल्यूमिक शॉक अनटिल प्रूवन अदरवाइज। ज़्यादातर जो शॉक्स होते हैं हेमरेज की वजह से वो हाइपोवॉल्यूमिक ही होते हैं। सो इसके अंदर क्या होता है, लॉस ऑफ सर्कुलेटरी वॉल्यूम या सर्कुलेटिंग वॉल्यूम फ्रॉम हेमरेज इज़ नोन एज हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। तो इसके हमारे पास हेमरेजिक कॉजेज आ सकती हैं, नॉन हेमरेजिक कॉज आ सकती हैं।
हैमरेज में हमारे पास ट्रॉमा सर्जरी हो सकती है, जीआईटी कोई कॉज हो सकती है, कोई रेट्रोपेरिटोनियल ट्रॉमा हो सकता है। नॉन हैमरेजिक के अंदर हमारे पास बर्न्स हो सकते हैं, डायरिया हो सकती हैं, वॉमिटिंग हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकती है, थर्मल इंजरी हो सकती है। तो यू हैव टू रिमेंबर कि फ्लूइड डिप्लीशन या नॉन हैमरेजिक कॉजेज़ के अंदर बर्न, डायरिया, वॉमिटिंग, इन तमाम के अंदर भी फ्लूइड डिप्लीट ही हो रहा है हमारे पास। सो बाकी इसने वही लिखा हुआ है कि वो बोन और टीबिया वाला फ्रैक्चर ये बात रिपीट हो चुकी है कि टीबिया ह्यूमरस के अंदर 750 ml होता है और फीमर के अंदर 1500 ml लॉस होता है और पेल्विक फ्रैक्चर के अंदर 2000 ml होता है। और अच्छा, इसकी इनिशियल मैनेजमेंट हेमोरेजिक शॉक की, ये जो इनिशियल इसकी मैनेजमेंट है ये सेम है जो हमने भी हैमरेज पढ़ा था उसके अंदर। सबसे पहले इसने यहाँ पे लिखा हुआ है द बेसिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर टू स्टॉप द ब्लीडिंग एंड रिप्लेस द वॉल्यूम लॉस। तो सबसे पहले आपने उसी तरह आपने प्रेशर वगैरह से जो है ना ब्लीडिंग को रोकना है और फिर आपने वॉल्यूम रिप्लेस करना है। एडिशनल पॉइंट्स जो आपने लिखने हैं ना वो ABCD है। ATLS गाइडलाइंस जो थी, आपने एयरवे ब्रीदिंग मेंटेन करनी है, सर्कुलेशन हैमरेज को कंट्रोल करना है। अच्छा, सर्कुलेशन हैमरेज में कंट्रोल करने में हमने ये देखना होता है कि आपने जो फ्लूइड और ब्लड रिससिटेशन करनी है ना और कंट्रोल और ब्लीडिंग करनी है, साथ साथ करनी होती है। अब ये नहीं है कि आप फ्लूइड दिए जा रहे हैं और आप ब्लीडिंग नहीं कंट्रोल कर रहे और आप ब्लीडिंग कंट्रोल कर रहे हैं तो फ्लूइड नहीं दे रहे, साइमल्टेनियसली आपने देखना होता है। और इसके साथ आपने इसकी न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन आपने देखनी होती है पेशेंट की, आई मोशन, GCF देख लें, पेपिलरी रिस्पांस देख लें, मोटर रिस्पांसेस देख लें। इसके बाद आपने जो पेशेंट की एक्सपोजर और कंप्लीट एग्जामिनेशन, ये वही ABCD जो आपका उसके अंदर आता है ना ATLS के अंदर, ये सेम वो चीज़ें हैं। उसके बाद इसके अंदर 2 एडिशनल चीज़ें आप देख लीजिएगा, गैस्ट्रिक डायलिटेशन या डीकॉम्प्रेशन। NG ट्यूब आप डाल के ना गैस्ट्रिक डीकॉम्प्रेशन कर ले होते हैं, ठीक है। गैस्ट्रिक डायलिटेशन अमूमन हो जाया करती है और इस वजह से आपने नेज़ो गैस्ट्रिक, इसी तरह आपने यूरिनरी कैथेटराइजेशन भी कर लेनी है ताकि आप देख लें यूरिन आप एग्जामिनेशन कर देंगे उसके अंदर हीमाचूरिया वगैरह तो नहीं है। लेकिन अगर यूरेथ्रल मियाटिस के ऊपर कोई मसला आ रहा है, लाइक आपके पास ब्लड आपको नज़र आ रहा है या कोई हाई राइडिंग मोबाइल नॉन पेल्पेबल प्रोस्टेट है, तो ये आपने तब यूरिनरी कैथेटराइजेशन नहीं करनी। ब्लड एट यूरेथ्रल मियाटिस और अ हाई राइडिंग मोबाइल और नॉन पेल्पेबल प्रोस्टेट इन मेल्स इज़ एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन टू इंसर्शन ऑफ कैथेटर। सही है, ये बात याद रखिएगा। तो जब भी ये बल्कि क्वेश्चन आता है कि मैनेजमेंट बताएं हाइपोवॉल्यूमिक शॉक का, ये आपने याद रखना है। इसके अंदर मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ। एक और क्वेश्चन आता है कि वो पूछते हैं हाउ यू कैन क्विकली असेस द पेशेंट रिगार्डिंग एब्डोमिनल विसरल इंजरीज़। अब ये सिनेरियो ये था कि 35 साल का एक बंदा जो इमरजेंसी में आया, मल्टीपल इंजरीज़ हैं, उसकी पल्स जो है वो 140 है, BP ड्रॉप हुआ हुआ है 80/60 है और एब्डोमेन टेंस है। तो पूछ रहा है शॉक कौन सा है। अब देखें BP उसका कम है, पल्स ज़्यादा है, तो ये हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है। असेस कैसे करेंगे, हमेशा याद रखिएगा, हमने ATLS के अंदर ही पढ़ा था कि जब भी एब्डोमिनल कोई इस तरह की इंजरी होती है तो हम फास्ट स्कैन करते होते हैं। फोकस असेस्ड सोनोग्राफी फॉर ट्रॉमा, ये हम किया करते होते हैं। और ये एक क्वेश्चन ये आया हुआ है इसका हेमोरेजिक शॉक का। और हाँ, उसने ना ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ हेमोरेजिक शॉक पूछी हुई है, तो ये वही वाली क्लासिफिकेशन है। अगर वो पूछते हैं ना क्लासिफिकेशन ऑफ हेमोरेजिक है, तो क्लास 1 के अंदर वही लेस दैन 15%, क्लास 2 के अंदर 15 to 30%, क्लास 3 के अंदर हमारे पास 30 to 40% जो हमने हेमरेज के अंदर पढ़ी थी ना, वो आप सेम लिख सकते हैं। बाकी उसने एक डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर का सिनेरियो दिया हुआ है। उसके अंदर सिनेरियो ये था कि 40-year-old बैंकर है जो कि इमरजेंसी के अंदर आया शॉक के अंदर, उसको हाई ग्रेड फ़ीवर है, सवेयर बोन पेन है, हेमरेजिक स्पॉट्स हैं बॉडी के अंदर 10 दिन से, और वो NSAIDs ले रहा है। तो वो पूछ रहा है कि आप सस्पिशन क्या है, तो ये डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर है और फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट क्या है उसकी, और उसने फिर उसको 1 घंटे के बाद कैसे आप उसे मैनेज करेंगे। तो फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट ये है कि उसकी डेंगू की सीरोलॉजी कराएं, IV फ्लूइड्स लगाएं और ब्लड और प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करें। उसके बाद मैनेजमेंट 1 घंटे के बाद आपने उसकी मॉनिटरिंग करनी है, ऑक्सीजन थेरेपी है, सर्कुलेटरी वॉल्यूम और शॉक को आपने ट्रीट करना है, पेन और फीवर को आपने पैरासीटामोल से ट्रीट करना है। तो ये देख लीजिएगा, यहाँ पर बड़ा इररेलेवेंट लगता है वैसे ये सवाल। इसी तरह एक सिनेरियो है इन लिस्ट 5 मैनेजमेंट, यहाँ पर वो मेरे ख्याल है डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर का ही है।
दोबारा सवाल आया हुआ है कि रूरल हेल्थ सेंटर के अंदर 45 ईयर ओल्ड मदर है, उसे डेंगू फीवर है, 5 मैनेजमेंट स्टेप्स दें। वही वाला आपने फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट देना है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, सीरोलॉजी करनी है, फ्लूइड्स लगाने हैं, ब्लड और प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करनी है, वाइटल्स मेंटेन करने हैं। जनरली इसके अंदर हेमरेजिक फीवर के अंदर हम पेन और फीवर को पैरासीटामोल से यूज़ करते हैं। जो शॉक के फीवर होते हैं उसके अंदर हम फ्लूइड्स वगैरह देते हैं। और अगर ब्लड इसका कम हुआ हो, ज़्यादा कम हुआ हो, तो फिर हम जो है ना ब्लड और प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करते हैं। इसी तरह इसने एक सिनेरियो दिया हुआ है कि एक बंदा, उससे मल्टीपल इंजरीज हुई हैं, उसकी पल्स 120 है और ब्लड प्रेशर 90/60 है। आपका डायग्नोसिस क्या है? तो ऑब्वियसली हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होगा। इसको ट्रीट कैसे करेंगे? तो ट्रीटमेंट मैंने आपको अभी बताई है। सबसे पहले आपने जो ब्लड लॉस है उसको रोकना है, स्टॉप द ब्लीडिंग। जो हमने हेमरेज के अंदर 2 पॉइंट्स पढ़े थे, अरेस्ट ऑफ हेमरेज करना है, वही प्रेशर, पैकिंग पोजीशन, टॉनिक या एड्रेनलिन वो लिख दें। और उसके बाद आप ब्लड रिप्लेसमेंट आप कर दें। उसके बाद आप ये ABCD वाला ज़रूर लिख दीजिएगा कि आप ATLS गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली आप इसको मुहैया करें। और उसके अंदर आप ये पॉइंट्स ऐड कर दीजिएगा कि गैस्ट्रिक डायलिटेशन के लिए हम डीकम्प्रेशन करेंगे NG ट्यूब से और यूरिनरी के कैथेटराइजेशन करेंगे, तो इट वुड बी सफिशिएंट। अच्छा, इसके अंदर और कुछ नहीं है। आगे हम शुरू करते हैं अपना डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। ज़्यादातर क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के नाम से नहीं आता, वो सेप्टिक शॉक का पूछ रहा होता है। सो जो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है ना, इसकी जो मैनिफेस्टेशन है इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर टाइप्स ऑफ शॉक। ये मैं आपको बताऊंगा। बस इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हम डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज़ द सेकंड कॉमनेस्ट टाइप ऑफ शॉक, और दिस टाइप ऑफ शॉक इज़ एसोसिएटेड विद पुअर वेस्कुलर टोन, peripheral vasodilation, low systemic vascular resistance, high cardiac output and hypotension। ये बात याद रखिएगा, जो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है या सेप्टिक शॉक है, इसमें कार्डियक आउटपुट हाई होता है, वैस्कुलर रेजिस्टेंस लो होती है, वीनस प्रेशर भी लो होता है, और जो हमारे पास मिक्स्ड वीनस सेचुरेशन होती है ना, वो हाई होती है। अब ये क्यों मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बाकी सारे शॉक्स हैं ना, उसके अंदर हमारे पास जो कार्डियक आउटपुट होता है वो प्रेफरेबली लो होता है। इसी तरह हमारे पास जो वेस्कुलर रेजिस्टेंस है बाकी सारे शॉक्स के अंदर हाई होती है। इसी तरह मिक्स्ड वीनस सैचुरेशन जो होती है वो लो होती है। सिर्फ जो हाइपोवॉल्यूमिक जो शॉक होता है ना, उसके अंदर वीनस प्रेशर लो होता है क्योंकि हाइपोपरफ्यूजन हुई होती है, लेकिन बाकी कार्डियोजेनिक और ऑब्स्ट्रक्टिव में हाई होती है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव में भी लो होती है। और जो बेस डेफिसिट होता है ये सारों में ही हाई होता है, सारे एक तरह का ही होता है। तो ये अपनी बात याद रखनी है कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है ना, इट इज़ अ बिट डिफरेंट। इसमें कार्डियक आउटपुट आपका हाई होगा, वैस्कुलर रेजिस्टेंस लो होगी, वीनस प्रेशर भी लो होगा, और मिक्स्ड वीनस सैचुरेशन ज़्यादा होगी। एक फीचर जो इसका हाइपोवॉल्यूमिक से मैच करता है वो यही है कि इसका वीनस प्रेशर इसमें भी कम होता है। बाकी पॉइंट्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। अच्छा, इसकी कॉजेज़ क्या हो सकती हैं? सेप्टिक शॉक हो सकता है, बैक्टीरियल, फंगल, वायरल, रिकेट्सियल, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो सकता है, एनाफाइलेक्टिक शॉक हो सकता है, हाई स्पाइनल इंजरी हो सकती है, यानी न्यूरोजेनिक शॉक भी इसके अंदर आता है, एंडोक्राइन शॉक, टॉक्सिक और नाइट्रोपेसाइड वगैरह की वजह से हो सकता है। ऑल आर कॉजेज। सेप्टिक हो सकता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, एनाफाइलेक्टिक वगैरह, तो आपने ये याद रखना है। तो अब हम शुरू करते हैं जी अपना सेप्टिक शॉक। इसको हम वेजो डायलेटरी शॉक भी करते हैं, जैसे कि हमने अभी बात की कि इसके अंदर वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाती है, तो पेरिफेरल वेजो डायलेशन हो जाती होती है। एक तो इसकी वजह ये भी होती है कि जो वेस्कुलर टोन है वो पुअर होती है, तो वजह से हमारी पेरिफेरल वेजो डायलेशन हो जाती है। तो सेप्टिक शॉक इज कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक कॉज्ड बाय ओवरवेलमिंग सिस्टेमिक इन्फेक्शन रिजल्टिंग इन वेजो डायलेशन एंड लीडिंग टू हाइपोटेंशन। इसके फीचर्स लिख लीजिएगा। एक सिनेरियो आया हुआ है कि मतलब जो सेप्टिक शॉक है ना, उसकी आप फ़ीचर्स बताएं। मैं सिनेरियो में देख के बताता हूँ उसमें क्या उसने, हाँ बस ने फ़ीचर्स पूछे हुए हैं। तो अर्ली फीचर्स के अंदर फीवर होता है, टेकीकार्डिया होता है, चिल्स होते हैं, रैपिड बाउंडिंग पल्सेस होती हैं और वाइल्ड पल्स प्रेशर होता है। लेट स्टेज के अंदर अल्टर्ड सेंसोरियम हो जाता है, कोल्ड क्लैमी स्किन हो जाती है, हाइपोथर्मिया हो जाता है, हाइपोटेंशन हो जाता है, ओलिगोयूरिया हो जाता है, DIC और जॉन्डिस हो जाता है। तो एक सवाल आया हुआ है कि अर्ली मतलब इसके फीचर्स बताएं। तो अर्ली के अंदर फीवर, चिल्स, टेकीकार्डिया, रैपिड बाउंडिंग पल्सेस, वाइल्ड पल्स प्रेशर। लेट के अंदर अल्टर्ड सेंसोरियम, कोल्ड क्लैमी स्किन, हाइपोथर्मिया, हाइपोटेंशन, ओलिगोयूरिया, जॉन्डिस एंड DIC। सो ये बातें याद रखिएगा।
बाकी इसमें मैनेजमेंट आई हुई हम डिस्कस करते हैं। सो उसके बाद इसने ये बात यही लिखी हुई है कि इसके अंदर इसने टॉक्सिन्स की बात की हुई है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया लाइक क्लैप्सियाला वो एंडोटॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं और वो इम्यूनोलॉजिकल और बायोकेमिकल इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। ग्राम पॉजिटिव कोकाई के अंदर नीमोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस हैं। सो ट्रीटमेंट ऑफ जो शॉक है वो कैसे हैं, तो इसने यहाँ पर इस तरह करके लिखा हुआ है कि हीमोडायनामिक सपोर्ट करना है और आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग इन्फेक्शन है। और आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आप पास पेपर वाले ने फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट और फिर उसने स्पेसिफिक जो मैनेजमेंट है वो लिखी हुई है लाइक एंटीबायोटिक्स वगैरह, तो आप उस तरह भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जो सिंपल सी बात है, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज़ हेमोडायनामिक सपोर्ट या वॉल्यूम एक्सपेंशन। वॉल्यूम एक्सपेंशन हम कैसे करते हैं, हम वॉल्यूम एक्सपेंशन हम क्रिस्टलाइट से कर सकते हैं, सही है, और ये दे आर अ फ्लूइड ऑफ चॉइस टू रिस्टोर इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम। और इसमें बेसिकली हमारे पास रिलेटिव और एब्सोल्यूट हाइपोवोल्यूमिया होता है। अब क्योंकि वेजोडाइलेशन हुई हुई है, सो जो फ्लूइड है वो इंटरस्टिशियल स्पीसीज के अंदर चला गया है। सो क्रिस्टलाइड्स आर अ फ्लूइड ऑफ चॉइस टू रिप्लेस द इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम। और एल्ब्यूमिन भी हम दे सकते हैं, क्योंकि जब हम सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ क्रिस्टलाइड देंगे, सो वी हैव टू गिव एल्ब्यूमिन एज वेल टू मेंटेन द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। सो अर्ली गोल उसने लिखा हुआ है 6 आवर्स ऑफ रिससिटेशन का। सो उसके अंदर हमने CVP प्रेशर 8 to 12 रखना होता है, मीन आर्टेरियल प्रेशर 65 रखना होता है, यूरिन आउटपुट 0.5 ml रखना होता है, और मिक्स्ड वीनस जो सैचुरेशन है वो 70% रखनी होती है। आई डोंट थिंक ये आया हुआ तो नहीं है, बट आप रीड कर लें। सो अब इसकी मैनेजमेंट जो है हमने फर्स्ट लाइन इसकी कर ली, हमने वॉल्यूम एक्सपेंशन कर ली। तो जो सेकंड लाइन ट्रीटमेंट होती है वो फार्माकोलॉजिकल होती है। उसके अंदर हम वेसोप्रेसर्स दे सकते हैं। वेसोप्रेसर्स हम के अंदर हम नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, फिनाइलेफ्रिन और डोपामीन वगैरह कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमने फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट किया और हमारा जो हाइपोटेंशन है वो ठीक नहीं हुई और हमने उसका वॉल्यूम रिप्लेस करके देख लिया है लाइक 30 ml पर kg के हिसाब से, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रही, तो फिर हम वेसोप्रेसर्स और पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट्स की तरफ जाते हैं। वेसोप्रेसर्स के अंदर नॉन एपिनेफ्रिन हमारा जो है चॉइस ऑफ एजेंट है। अगर किसी को मसला है तो फिनाइलेफ्रिन वगैरह भी हम दे सकते हैं। और वेसोप्रेसर हम इस तरह भी देते हैं कि ताकि एक तो हमारा मीन आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज़ करे और डोजेज हमें जो नॉन एपिनेफ्रिन की वो कम देनी पड़ती है, लेकिन अकेले में हम नहीं देते। इसी तरह हम डोपामीन भी दे सकते हैं, लेकिन हमने इसमें ख्याल रखना होता है कि लो डोज जो डोपामीन है ना वो वेसोडाइलेशन करवाती है, सो हमें वो नहीं देनी, तो हाई डोज के अंदर देनी चाहिए। तो बट नॉन एपिनेफ्रिन इज़ द चॉइस ऑफ एजेंट। इसी तरह पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट भी दे सकते हैं। इन केस हमने डोब्यूटामीन उस वक्त देनी है, उसने लिखा हुआ है कि अगर मायोकार्डियल डिसफंक्शन होगा, अगर आपका कार्डियक आउटपुट नहीं ठीक हो रहा और आपके पास साइंस ऑफ हाइपोपरफ्यूजन है, डिस्पाइट आपका मीन आर्टीरियल प्रेशर ठीक हो चुका है या नॉर्मल हो चुका है और आपने इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम भी नॉर्मल अचीव कर लिया, लेकिन स्टिल हाइपोपरफ्यूजन है या आपकी मायोकार्डियल डिसफंक्शन है, कार्डिक आउटपुट लो है, फिर आपने ट्रायल ऑफ डोब्यूटामीन देना है, ठीक है। इसके बाद आप स्टेरॉइड्स भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये कंट्रोवर्शियल हैं। बट आपकी अगर सारी थेरेपीज़ फेल हो गई हैं तो फिर आप कार्डिकोस्टेरॉइड्स की तरफ जा सकते हैं। उसके बाद फिर आपने स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के अंदर एंटीबायोटिक्स देनी है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम दे सकते हैं, और आपने जो सोर्स है इन्फेक्शन का वो रिमूव करना है। अगर कोई डिवाइस है तो वो रिमूव करनी है, अगर कोई एब्सेस है तो उसे ड्रेन कर लेना है, अगर कोई इन्फेक्टेड टिश्यू है तो उसे डिब्राइड कर लेना है। सो ये इसकी ट्रीटमेंट है। तो इसको मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमारे पास एग्रेसिव वॉल्यूम एक्सपेंशन विद क्रिस्टोलाइड्स है, और हमने इसके साथ साथ सेकेंड लाइन के अंदर आइनोट्रोफ्स देने हैं और साथ वेसोप्रेसर्स देने हैं, इंक्लूडिंग डोपामीन और एपिनेफ्रिन, वेसोप्रेसिन वगैरह। और अगर वो ठीक नहीं होता मसला तो फिर डोब्यूटामीन दे सकते हैं अगर हमारा आर्टीरियल जो प्रेशर है वो नॉर्मल हो गया है और वॉल्यूम भी पूरा हो गया, लेकिन अब फिर भी हाइपोपरफ्यूजन है। अगर उसके अलावा फिर हम स्टेरॉइड्स दे सकते हैं। अगर बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा काम, फिर हम एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, और उसके बाद हम सर्जिकल डिब्राइडमेंट कर सकते हैं, ड्रेनेज वगैरह कर सकते हैं अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह है। और इसके साथ साथ आपने ये बात याद रखनी है कि मॉनिटरिंग आपने जारी रखनी है
पल्स ऑक्सीमीट्री से कार्डियक स्टेटस देखते रहना है, यूरिन आउटपुट देखते रहना है, ABGs वगैरह देखते रहना है। सो ये इसके जो बेसिक मैनेजमेंट है, ये पास पेपर से भी पढ़ सकते हैं। अगर आप इस तरह लिखना चाह रहे हैं कि हीमोडायनामिक सपोर्ट, तो आप इस तरह लिख लें, पर बेटर है कि आप पहले इसको हीमोडायनामिक सपोर्ट के बाद फार्माकोलॉजिकल आप लिख दें, वेजोप्रेसर, जाइनोट्रोप्स, डोपामिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एंटीबायोटिक्स, और फिर आप ये सर्जिकल इस तरह लिख लें कि अगर इन्फेक्टेड डिवाइसेस हैं, एब्सेस ड्रेनेज है, तो ये ज़रा बेटर एक ऑप्शन है लिखने का। कार्डियोजेनिक शॉक, इट अकर्स ड्यू टू प्राइमरी फेलियर ऑफ हार्ट टू पम्प ब्लड टू द टिश्यूज़। ये क्यों होता है? इसकी कॉजेज मैंने आपको पहले भी बताई थी। मायोकार्डियल इन्फाक्शन है, एरिथमियाज हैं, वैल्वुलर हार्ट डिजीज़ है, MI है, या मायोकार्डियोपैथीज़ हैं। सो ये हम उसके कॉज के अकॉर्डिंगली इसको ट्रीट करते हैं। इसी तरह ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक है। सो अब ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में देयर इज़ रिडक्शन ऑफ प्रीलोड ड्यू टू मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ कार्डियक चैम्बर। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में ये होता है कि आपका कार्डियक जो है ना, प्रीलोड कम हो रहा है, तो आपका कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है, और उसकी वजह से फिर अब शॉक के अंदर बंदा चला जाता है। सो इसकी कॉजेज़ क्या हो सकती हैं? कार्डियक टेम्पनर, टेंशन न्यूमोथोरैक्स, मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। अब इसकी मैनेजमेंट जो है ना, उसके अकॉर्डिंगली होती है। फॉर एग्जांपल, एक सवाल आया हुआ था, हाउ वुड यू रिससिटेट अ 20-year बॉय हु हैज़ गॉन इनटू शॉक आफ्टर ब्लंट इंजरी टू चेस्ट एंड अब्डोमेन। ब्लंट इंजरी हुई है तो चांसेस है कि न्यूमोथोरैक्स हो गया है। तो डायग्नोसिस क्या है इसका? अब इसमें वेग सा है, न्यूमोथोरैक्स भी लगा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक लगाया। आप इस तरह भी लिख सकते हो, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक ड्यू टू न्यूमोथोरैक्स। तो आपने रिससिटेट इसी तरह करना है, ATLS गाइडलाइन फॉलो करें। अगर टेंशन न्यूमोथोरैक्स हो गई है तो थोरैकोसेंटेसिस करते होते हैं, चेस्ट ट्यूब इंडिफेशन करते हैं 5th इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर, और बाकी आप उसकी मॉनिटरिंग करें। अगर कार्डियक टेम्पनर हो गया तो पेरिकार्डियोसेंटेसिस करते होते हैं। और इसके अलावा एंडोक्राइन शॉक है। एंडोक्राइन शॉक के अंदर एड्रेनल इनसफिशिएंसी हो सकती है, हाइपो या हाइपरथायराइडिज्म है। तो ये हमारे जो है ना बेसिक शॉक कवर हो जाते हैं। हाइपोवॉल्यूमिक, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेप्टिक शॉक है, कार्डियोजेनिक है, ऑब्स्ट्रक्टिव है, और एंडोक्राइन शॉक है। सो सेप्टिक शॉक उसकी मैंने आपको ट्रीटमेंट बताई है, बाकी तो कॉजेटिव एजेंट के ऊपर डिपेंड करती है। अच्छा, उसके बाद देखना मॉनिटरिंग कैसे करते हैं शॉक की, ऐसी क्यों आता है। सो ये आपने ज़रूर याद रखना है कि मॉनिटर कैसे करना है पेशेंट को। तो मिनिमम मॉनिटरिंग होती है और एक एडिशनल या एग्रेसिव मॉनिटरिंग होती है। सो मिनिमम मॉनिटरिंग क्या है? आप उसका हार्ट रेट देखते रहें, सही है, आप उसकी ECG करें, और आप मतलब ये नॉन इन्वेसिव हैं, पल्स ऑक्सीमीट्री कर सकते हैं, नॉन इन्वेसिव BP चेक कर सकते हैं, यूरिन आउटपुट मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो ये उसी तरह ही है जिस तरह वो हमने फैक्टर्स डिस्कस किए थे, वहाँ से देख लें, आप उसका पल्स रेट देख लें, आप उसका BP देख लें, आप उसका रिस्पायरेटरी रेट देख लें, आप उसका यूरिन आउटपुट देख लें। एग्रेसिव मॉनिटरिंग के अंदर हम CVP लाइन डाल सकते हैं, इन्वेसिव ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं, और कार्डियक आउटपुट चेक कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ होती है कि टिश्यू परफ्यूजन को हमने कैसे चेक करना है। तो सिस्टेमिक इंक्वायरी के लिए हमेशा हम, या सिस्टेमिक परफ्यूजन को चेक करने के लिए हम ये चीज़ें करते होते हैं। उसके अंदर pH, लैक्टेट मतलब लैक्टिक एसिडोसिस को देखने के लिए, बेस डेफिसिट, और मिक्स्ड वीनस सैचुरेशन। तो ये बेसिकली इसकी मॉनिटरिंग होती है। एक तो नॉन इन्वेसिव मॉनिटरिंग है, हार्ट रेट, पल्स ऑक्सीमीट्री, BP, हार्ट रेट। अग्रेसिव के अंदर CVP, ब्लड प्रेशर, इन्वेसिव तरीके से कार्डियक आउटपुट, और मॉनिटरिंग ऑफ टिश्यू परफ्यूजन। आगे ना ये है कि एंड पॉइंट्स ऑफ रिससिटेशन। अब वो ये बात कर रहा था कि इवन विद नॉर्मलाइजेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट एंड यूरिन आउटपुट, 80% ऑफ जो ट्रॉमा पेशेंट्स होते हैं ना, उनके पास इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन होती है। इसको हम कहते हैं परसिस्टेंट ओकल्ट हाइपोपरफ्यूजन। अच्छा, ओकल्ट ये इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि अब हमारे पास जो वाइटल्स है ना वो नॉर्मल हो गए हैं, लेकिन अगर हम उसकी टिश्यू परफ्यूजन चेक करेंगे ना, उसके अंदर लैक्टेट भी ज़्यादा होगा और मिक्स्ड वीनस सैचुरेशन भी कम होगी। तो ये एक तरह से हमारे पास ना स्टैंडर्ड है कि चेक करने का कि हाइपोपरफ्यूजन तो नहीं हुई हुई या ओकल्ट हाइपोपरफ्यूजन तो नहीं है। सो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सो इसीलिए सिस्टेमिक परफ्यूजन जब भी हमने चेक करनी होती है ना, तो हम ये चीज़ें चेक करते होते हैं, बेस डेफिसिट, लैक्टेट, pH और मिक्स्ड वीनस सैचुरेशन। तो यू हैव टू रिमेंबर। एक दो बल्कि क्वेश्चन भी आया हुआ है कि अ 25-year-old मेल, इसने सारा उसने लिखा हुआ है, तो उसने सवाल ये पूछा हुआ है, व्हाट इज़ डायनामिक फ्लूइड रिस्पॉन्स एंड इट्स इंटरप्रिटेशन, और हाउ विल यू मॉनिटर पेशेंट इन शॉक फॉर ऑर्गन एंड सिस्टम परफ्यूजन, गिव 4 points। डायनामिक फ्लूइड रिस्पॉन्स ये होता है
कि द शॉक स्टेटस कैन बी डिटर्मिन्ड डायनामिकली बाय द कार्डियोवैस्कुलर रिस्पॉन्स टू रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड bolus. In total, 250 to 500 ml of fluid is rapidly given over 5 to 10 minutes and cardiovascular response. So dynamic fluid response हमने वो 3 बातें डिस्कस की थी. कुछ रैपिड रिस्पॉन्डर्स होते हैं, कुछ ट्रांजिट रिस्पॉन्डर्स होते हैं और कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करते. तो ये वही बात है कि 250 to 500 ml हम फ्लूइड देते हैं 5 to 10 मिनट्स में, चेक करते हैं पेशेंट रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं कर रहा. तो इसको हम डायनामिक फ्लूइड रिस्पॉन्स करते हैं. सो उसने लिखा हुआ है कि सिनेरियो दिया हुआ और वो बच्चा रिस्पॉन्ड कर रहा है, सही है, तो उसका बीपी भी बेहतर हो रहा है. और पहले उसका बीपी कम होता है, जब वो फ्लूइड दे देता है तो फिर उसका बीपी बेहतर हो जाता है और पल्स भी बेहतर हो जाती है. तो उसने फिर पूछा हुआ है कि आप इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, तो ये इंटरप्रेट करेंगे तो ये बच्चा रिस्पॉन्डर है. इसी तरह उसने दूसरा सवाल पूछा होता है कि मॉनिटर कैसे करेंगे पेशेंट को ऑर्गन या सिस्टम परफ्यूजन के लिए. सिस्टम परफ्यूजन वाली मैंने आपको बात बताई थी कि सिस्टमिक परफ्यूजन को जब भी हमने मॉनिटर करना होता है बेस डेफिसिट, लैक्टेट और मिक्स्ड वीनस परफ्यूजन देखते होते हैं. और ऑर्गन परफ्यूजन को चेक करने के लिए हम अब डिफरेंट ऑर्गन का डिफरेंट होता है. फॉर एग्जांपल किडनी को मॉनिटर करने के लिए हम यूरिन आउटपुट देखते होते हैं. ब्रेन को चेक करने के लिए हम कॉन्शियसनेस लेवल देखते हैं, GCS वगैरह देख लेते होते हैं. और फिर बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं. इसी तरह गट को देखने के लिए यहाँ पर इसने एक चीज़ लिखी हुई थी, गैस्ट्रिक टोनोमीट्री कर सकते हैं या फिर सबलिंगुअल कैपनोमीट्री कर सकते हैं. गट म्यूकोजल pH चेक कर सकते हैं. मसल के लिए हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कर सकते हैं या टिश्यू ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड्स चेक कर सकते हैं. तो ये तरीका होता है. सिस्टमिक तो बुक में लिखी हुई है. ऑर्गन परफ्यूजन फिर आप देख लें, किडनी का तो बड़ा आसान है, यूरिन आउटपुट चेक करना है. ब्रेन की भी आपने कॉन्शियसनेस लेवल चेक करना है. गट के अंदर आप ये गैस्ट्रिक टोनोमीट्री याद कर लें. मसल के अंदर आप स्पेक्ट्रोमीट्री याद कर लें, स्पेक्ट्रोस्कोपी सॉरी, नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी. जिस तरह हम ना ऑर्गन और सिस्टमिक परफ्यूजन चेक कर सकते हैं. अच्छा, इसके अंदर और आगे इसने एंड पॉइंट्स लिखे हुए हैं. एंड पॉइंट्स एंड रिससिटेशन इंक्लूड, ये वही तो तमाम चीज़ें हैं, वाइटल्स, यूरिन आउटपुट, लैक्टेट लेवल, तो ये हमने चेक करने होते हैं. आगे इस तरह की कोई चीज़ नहीं है. हाँ, एक सवाल आता है डैमेज कंट्रोल सर्जरी का. वो पूछता है कि डैमेज कंट्रोल सर्जरी के मेन गोल्स क्या हैं. तो डैमेज कंट्रोल सर्जरी के 2 गोल्स हैं, मैंने आपको पहले भी बताए थे, कंट्रोल ऑफ हैमरेज एंड कंट्रोल ऑफ सेप्सिस. और ये होती क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज अ सीरीज ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म्ड to definitively repair injuries of the abdomen or other parts of body in accordance with the patient's ability to tolerate the physiological consequence of injury. तो हमने डैमेज कंट्रोल सर्जरी से करनी होती है. फॉर एग्जांपल एक बंदा शॉक के अंदर आया तो अब फ़ौरन सर्जरी आप नहीं करेंगे, पहले उसकी बॉडी कॉम्प्रोमाइज़ है तो हम स्टेप वाइज करते हैं. तो ना एक वो क्वेश्चन करता है कि आप स्टेजेस बताएं. इसलिए मेरा ख्याल है पिछले साल का सवाल है कि डैमेज कंट्रोल सर्जरी का उसने पूछा हुआ है और उसने ये पूछा हुआ है कि आप इसके स्टेजेस बताएं. तो इसके जो पास पेपर वाले ने 5 स्टेजेस लिखे हुए हैं और बुक में 3 पार्ट्स लिखे हुए हैं. तो 3 स्टेजेस लिखे हुए हैं, जो बुक में लिखे हैं वही मेन 3 हैं. पास पेपर वाले ने बस 2 एडिशनल ऐड किए हैं. तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, आप 5 ही लिख लें. स्टेज 1 के अंदर हमने पेशेंट सिलेक्शन करनी होती है. पार्ट या स्टेज 2 के अंदर हम इनिशियल लेप्रोटमी करते हैं या ऑपरेटिव कंट्रोल ऑफ हैमरेज करते हैं, सही है. और स्टेज 3 के अंदर हम पेशेंट को ICU रिससिटेशन करते हैं. ICU के अंदर हम जो है ना वो शिफ्ट कर देते हैं. और मतलब हम ना उसकी डेफिनेटिव सर्जरी नहीं करते. मतलब फॉर एग्जांपल हम इनिशियल लेप्रोटमी कर देते हैं, उसके बाद फिर ICU रिससिटेशन कर देते हैं और फिर हम स्टेज 4 के अंदर जो है ना दोबारा सब्सिक्वेंट लेप्रोटमी करते हैं और डेफिनेटिव जो मसला होता है उसको ठीक कर देते हैं. और स्टेज 5 के अंदर हम जो एब्डोमिनल क्लोजर कर देते हैं. ये हमारा तरीका होता है. सबसे पहले हम पेशेंट सिलेक्शन करते हैं, फिर हम ऑपरेटिव कंट्रोल ऑफ हैमरेज या सेप्सिस करते हैं या लेप्रोटमी कर देते हैं. जो लेप्रोटमी में जो ऑन गोइंग ब्लीड हो रहा होता है या कंटामिनेशन होता है उसको हम ठीक कर देते हैं. फिर उसको ICU मॉनिटर करते हैं, ICU शिफ्ट करते हैं और उसे रिससिटेट करते हैं. अच्छा, जो इनिशियल लेप्रोटमी होती है ना उसके अंदर फिर आखिर के अंदर बस हम एब्डोमेन को क्लोज कर देते होते हैं, ठीक है, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट करते. अच्छा, उसको ICU के अंदर मॉनिटरिंग के बाद जब वो रिससिटेट हो जाता है फिर हम उसको दोबारा लेके आते हैं और फिर सब्सिक्वेंट लेप्रोटमी करते हैं और डेफिनेटिव रिपेयर करते हैं. फिर उसको हम जो है ना एब्डोमेन को क्लोज कर देते हैं. तो ये 5 स्टेजेस हैं, ये आप देख लीजिएगा. एक और उसने क्वेश्चन बड़ा अजीब सा दिया हुआ था पिछले साल ही आया हुआ है कि रोल ऑफ इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी एंड टॉर्सो ट्रामा
अब उसने जो सवाल पास पेपर वाले ने हल किया वो तो बड़ा अजीब किस्म का है। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी तो उसने जस्ट रेडियोलॉजी के पॉइंट्स दिए हुए हैं कि जब भी हमें टॉर्सो ट्रॉमा होगा तो हम सबसे पहले फास्ट स्कैन कराएंगे, फिर अगर पेशेंट मूव नहीं कर सकता या उसकी स्पाइन डैमेज हुई हुई है तो हम चेस्ट रेडियोग्राफ करा सकते हैं, फिर हम सीटी स्कैन हम करा सकते हैं, वो हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से बताएंगी, फ्रैक्चर्स वगैरह के बारे में बताएंगी, हीमाटोमास के बारे में बताएगी। तो उसने जर्नल ही लिखा है। सो आई डोंट थिंक सो ये सवाल उस तरह लिखा हुआ है। इंटरवेंशन रेडियोलॉजी इज़ अ डिफरेंट थिंग। सो टॉर्सो ट्रॉमा के अंदर जिस तरह उसने अब यहाँ पर बुक के अंदर एक बात लिखी हुई थी ना कि हम थेराप्यूटिक एम्बोलाइजेशन करते हैं, तो इस तरह की अगर कोई हम चीज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई ब्लीडिंग वगैरह हो रही है तो हम एक स्मॉल आर्टिफिशियल एम्बुलेंस क्रिएट कर देते हैं, लाइक एब्डोमिनल कैविटी के अंदर या लिवर स्प्लीन मेजेंट्री के अंदर या चेस्ट कैविटी के अंदर अगर कोई ऐसा ब्लीड हो रहा है जो हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो जो आर्टरी होती है इसके ल्यूमेन के अंदर ना हम आर्टिफिशियल एम्बुलेंस क्रिएट कर देते हैं, तो उससे वो जो है ना ब्लीडिंग रुक जाती होती है। तो ये थेराप्यूटिक एम्बोलाइजेशन इस तरह की कोई चीज़ है जो कि इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के अंदर आती हैं। बट यहाँ पर इसने जर्नल लिख दिया, खैर आप लिखना चाहें तो आप लिख लें, बट आप इसे कंसल्ट कर लीजिएगा क्वेश्चन को। आगे उसने डैमेज कंट्रोल रिससिटेशन लिखी हुई है। सो उसने ना 4 सेंट्रल स्ट्रेटजीज दी हुई हैं डैमेज कंट्रोल रिससिटेशंस की। एक तो आपने एंटिसिपेट करना है और ट्रीट एक्यूट ट्रॉमेटिक कोएगुलोपैथी। सेकंड, परमिसिव हाइपोटेंशन अंटिल हैमेज कंट्रोल। सही है, मतलब इसके अंदर हम ना परमिसिव हाइपोटेंशन होता है कि अगर सिस्टोलिक प्रेशर कम भी है सो हम उसको उतना रहने देते हैं, ठीक है, कुछ देर के लिए, ताकि जो डैमेज है वो कंट्रोल हो जाए, हेमरेज कंट्रोल हो जाए। और इसके अलावा थर्ड के अंदर हम लिमिट क्रिस्टलॉइड एंड कोलॉइड टू अवॉइड डाइल्यूशनल कोएगुलोपैथी। फोर्थ के अंदर डैमेज कंट्रोल सर्जरी टू कंट्रोल हेमरेज एंड प्रिजर्व फिजियोलॉजी। सो सबसे पहले आपने एक्यूट ट्रॉमेटिक कोएगुलोपैथी को ट्रीट करना है, परमिसिव हाइपोटेंशन, देन आपने लिमिट कोलाइड एंड कोलाइड, क्रिस्टलाइड एंड कोलाइड टू अवॉइड डाइल्यूशनल कोएगुलोपैथी, और आखिर के अंदर हमने डैमेज कंट्रोल सर्जरी करनी होती है। अच्छा, परमिसिव हाइपोटेंशन के अंदर ये था कि हम ना बिलो नॉर्मल ब्लड प्रेशर को रखने देते हैं ताकि अगर कोई एक्टिव ब्लीड हो रही है, सो हाइपोटेंशन इटसेल्फ जो है वो ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर साबित होता है, क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो ब्लीड ज़्यादा होगी। तो हाइपोटेंशन इज़ द गुड थिंग। तो हम उसको परमिसिव मतलब खुद उसको हाइपोटेंशन को ठीक नहीं कर रहे होते, ताकि जब तक हमारे पास ब्लीडिंग का हमें या हेमरेज का सोर्स नहीं मिल गया हम ब्लड प्रेशर लो ही रखें। जब हमें ब्लीडिंग का सोर्स मिल जाएगा, हम हेमरेज कंट्रोल कर लेंगे, फिर हम जो है ना रिससिटेशन की तरफ जा सकते हैं। बाकी उसने ट्रॉमा ट्रायड ऑफ डेथ, इसके अंदर मैंने आपको पहले ही बताया था, कॉम्बिनेशन ऑफ हाइपोथर्मिया, एसिडोसिस एंड कोएगुलोपैथी इज कॉल्ड ट्रॉमा ट्रायड ऑफ डेथ। ये आप देख सकते हैं। आगे उसने सीवीपी लाइन का लिखा हुआ है। सीवीपी लाइन आप कहाँ कहाँ डाल सकते हैं, सब क्लेवियन इंटरफ का प्रोसीजर लिखा हुआ है। इंडिकेशन सीवीपी लाइन की लिखी हुई है, टू एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड रैपिडली, हाइपोवोल्यूमिया के अंदर हम डालते होते हैं, पारेंटरल न्यूट्रिशन के लिए, हीमोडायलिसिस के लिए, पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन के लिए, तो आपको या वेज़ोप्रेसिस वगैरह देखने के लिए, बेसिकली हीमोडायलिसिस के लिए आपने देखा होगा यहाँ पर एक कैथेटर डलता है, टीपीएन के अंदर डालते होते हैं। कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, डिफरेंट हो सकती हैं। आर्टीरियल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, हीमाटोमा, हीमोथोरैक्स हो सकता है। अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, थोरेसिक डक्ट मौजूद होती है, उसको डैमेज हो सकता है, आर्टीरियल डैमेज हो सकता है, कार्डिक डैमेज हो सकता है, राइट एट्रियल परफोरेशन हो सकती है, कार्डिक टेम्पोनार्ड हो सकता है। इसी तरह जो लंग्स वगैरह के अंदर हमारे पास प्लूरल कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, नीमोथोरैक्स हो सकता है, एयर एम्बोलिज्म हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ें थी। मैं आपको फिर भी एक दफ़ा कंसल्ट करके बता देता हूँ, कोई चीज़ रह तो नहीं गई। हमारे पास तकरीबन जो चैप्टर है वो कंट्रोल हो चुका है। अच्छा, ड्रग ऑफ चॉइसेस डिफरेंट शॉक्स के अंदर ये देख लीजिएगा। एनाफाइलेक्टिक शॉक के अंदर हम एड्रेनालिन दिया करते हैं, कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर हम नॉर एड्रेनालिन या फिर डोपामिन देते होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के अंदर भी हम नॉर एड्रेनालिन या फिनाइलेफ्रिन देते हैं, हाइपोवोल्यूमिक शॉक के अंदर हम क्रिस्टलॉइड्स देते हैं, और हाइपो अगर एड्रेनल इंसफिशिएंसी है तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं। सेप्टिक शॉक के अंदर हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देते हैं, और शॉक विद अगर ओलिगोयूरिया हुआ है तो फिर हम डोपामिन देते होते हैं। ये हमारा चैप्टर कवर हो गया है। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।